नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाखिल। आपके चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, कल हमने अधिगम के बारे में डिस्कस किया था। साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर अधिगम क्या होता है, इनकी सारी डेफिनेशंस के बारे में, उनके शाब्दिक अर्थ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अधिगम के सिद्धांत और उसके व्यवहारवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अधिगम के अंदर व्यवहारवाद का अनुवाद। व्यवहारवाद का अनुवाद ट्रांसलेशन अधिगम के सिद्धांत के रूप में किया गया। सबसे पहले व्यवहारवाद का अनुवाद अधिगम के सिद्धांत के रूप में किया गया। वो किस तरीके से किया? पहला था अनुकूलित और अनुक्रिया। किसने किया? पावलोव ने किया 1904 में। कहाँ पर किया? रूस में किया। इसने शारीरिक शास्त्र, कुत्ते की लार और ग्रंथि, इन सब चीजों के बारे में इसने क्या किया था? इनका आविष्कार किया था, इनको इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अनुबंधों का सिद्धांत। ये इसका क्या नाम है? दूसरा नाम है। अनुकूलित अनुक्रिया का दूसरा नाम है अनुबंध का सिद्धांत। तीसरा उसने दिया था अनुकूल सिद्धांत। चौथा उसने दिया था CR थ्योरी सिद्धांत। पांचवा उसने दिया शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत। छठा उसने दिया चीरस्मक सिद्धांत। सातवां उसने दिया अधिगम का प्राचीन सिद्धांत। आठवां उसने दिया अधिगम का संबंध पर्यावर्तन सिद्धांत। और नौवां उसने दिया अधिगम का परंपरागत सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसने दिए? पावलोव ने 1904 में रूस के अंदर दिए। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया से आशय क्या है, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही है और वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लग जाए, उसको हम अनुकूलित और अनुक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही हो, वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लगे, उसे अनुकूलित और अनुक्रिया कहते हैं। जैसे UCS का कुत्ता अगर बन रहा है तो UCR का क्या बनेगा? तो ये एक स्वाभाविक सिद्धांत है, जो हम सोच रहे हैं वही बनेगा। दूसरा पद की अगर हम बात करें, CS प्लस UCS का कुत्ता है तो USR का भी वही चीज बनेगा जो कुत्ता हम सोच रहे हैं। ये भी एक क्या स्वाभाविक सिद्धांत है। CS का कुत्ता बन रहा है तो CR का कुत्ता नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक अस्वाभाविक क्रिया है। अब पावलोव ने आगे क्या कहा? पावलोव ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार की क्रियाएं बताई। पहली क्रिया बताई स्वाभाविक क्रिया और दूसरी बताई उसने अस्वाभाविक क्रिया। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं अनानुबंधित और अनुबंधित, दो उसने क्रियाएं दी। स्वाभाविक और अस्वाभाविक या अनानुबंधित और अनुबंधित क्रियाएं दी। पावलोव के सिद्धांत में भोजन देने से पूर्व आसपास की गतिविधियों को सुनकर लार टपकना अनुकूलित उत्तेजना कहलाता है। पावलोव के अनुसार भोजन देने से पहले की प्रक्रिया आसपास की गतिविधियों को देखकर, उसको सूंघकर, उसके बारे में सोचकर अगर किसी तरीके की लार टपकती है, इच्छा जागृत होती है, तो उसको पावलोव ने अनुकूलित उत्तेजना कहा था। अब हम इसी चीज की बात करें, पावलोव के अनुसार घंटी की प्रक्रिया की अगर बात करें तो घंटी एक अस्वाभाविक और अनुबंधित या अनुकूलित उद्दीपन है। अनुबंध से क्या आशय होता है? अनुबंध क्या चीज है, इसके बारे में पावलोव ने बताया था कि पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंध कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर कि वो दोबारा रिपीट हो सकती है, तो उसके आधार पर निर्मित क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंध कहलाती है। अब पावलोव ने ये चीज कुछ और भी बताई। पावलोव को अनुबंध का जनक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन RPSC में कई बार पूछा गया है कि पावलोव को किसका जनक माना गया है, तो आपको आंसर देना है अनुबंध का जनक माना गया है। कब इसने इसका खोज किया? 1904 में पावलोव को अनुबंध के कारण
नोबेल पुरस्कार भी मिला, सम्मानित किया गया था। तो आपको ये पूछ ले कि किस सन में पाउलोन को नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया? 1904 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लें कि 1904 में पाउलोन को किस पुरस्कार से नवाजित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे हम बात करें, उसने जो प्रतिक्रियाएं दी, पाउलोन ने अनुबंध की प्रतिक्रिया दी, उसके अकॉर्डिंग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बैग बंद करना, या विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा प्रार्थना में जाके खड़ा होना, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना, ये क्या एक अनुबंध की क्रियाएं हैं। छोटे बालकों को किसी चित्रों के माध्यम से अक्षर व भाषाएं या मान सिखाना, बिल्कुल सही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं आता है, तो उनको हम किसी तरीके की आकृति दिखाते हैं, अक्षर दिखाते हैं, कुछ टेबल्स दिखाते हैं, उनसे हम उनको कुछ अक्षर, कुछ भाषाएं, उनके माध्यम से हम उनको ज्ञान सिखाने की कोशिश करते हैं। आम के पेड़ के नीचे सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना, ये भी क्या है? एक अनुबंध की क्रिया है। अनुबंध की क्रिया की कभी कभी हमें अक्सर, हम रास्ते जा रहे होते हैं और हमें रात को या दिन में कहीं भी सांप दिखाई दे, तो उसके बाद में हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाती है कि कोई रस्सी भी दिखाई देगी तो भी हमें सांप प्रतीत होगा, यानी एक अनुबंध की क्रिया हो जाएगी। ग्रामीण महिलाओं द्वारा, आगे बताया उसने, ग्रामीण महिलाओं द्वारा दिन में 3 बजे चाय पीना, ये भी एक अनुबंध की क्रिया है, जो ग्रामीण नहीं क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में भी होता है, सब जगह यही होता है कि उनका एक टाइम फिक्स होता है कि शाम होते ही 3-4 बजते ही चाय बनाते हैं, तो एक उनकी अनुबंध क्रिया है। कक्षा में शिक्षक के आने पर छात्रों का अभिवादन करना, जब कोई भी शिक्षक क्लास में आता है तो स्टूडेंट खड़े होकर के उसका अभिवादन करते हैं, उससे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करते हैं, तो ये क्या है? एक अनुबंध की क्रिया है। अब पाउलोन ने कुछ और क्रियाएं दी। पाउलोन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? उसने किस किस तरीके से कौन कौन से तथ्य दिए? इसने सबसे पहले तथ्य दिया था विलोपीकरण। विलोपीकरण के अकॉर्डिंग उसने क्या दिया कि अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत न किया जाए तो अनुबंध समाप्त हो जाता है, और अतः अनुबंध समाप्त होने की क्रिया विलोपीकरण कहलाती है। अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत न किया जाए तो अनुबंध समाप्त हो जाता है, अतः अनुबंध समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, भोजन, लार, बिल्कुल घंटी प्लस भोजन इक्वल टू लार, घंटी लार, घंटी लार, घंटी लार नहीं, ये मतलब एक तरीके से स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इसमें विलोपीकरण होता जा रहा है कि भोजन और लार का तात्पर्य ठीक है, लेकिन घंटी प्लस भोजन इक्वल टू लार का कोई मतलब नहीं है। घंटी प्लस लार, घंटी लार, घंटी तार नहीं, इसका कोई भी तात्पर्य नहीं बनता है, कोई भी अनुक्रिया नहीं बनती है, तो कोई भी स्वाभाविक उद्दीपन नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर विलोपीकरण का तथ्य आ जाता है। अब उसने, पाउलोन ने दूसरा तथ्य दिया उद्दीपक समानीकरण। उद्दीपक समानीकरण क्या होता है कि मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपन समानीकरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक समानीकरण कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल, सांप देखने के बाद रस्सी से भी डर लगना, ये क्या है? उद्दीपक समानीकरण है, यानी कि किसी एक चीज को देखने के बाद उसी के समान दूसरी चीज उनको प्रतीत होने लगती है, उसी के समान प्रतीत होने लगती है, उसको हम उद्दीपक समानीकरण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, घंटी के साथ साथ सीटी के द्वारा भी लार का गिरना, घंटी के साथ साथ सीटी के द्वारा भी लार का गिरना। वाटसन नामक मनोविज्ञान ने उद्दीपन की समानीकरण के तहत अपने 11 माह के पुत्र एल्बर्ट पर प्रयोग किया था।
ये किसने किया था? वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपन समानीकरण के तथ्य के लिए अपने 11 माह के बच्चे के ऊपर ये सारा उसने अल्बर्ट नाम का जो लड़का था उस पे ये सारे प्रयोग किए गए थे। अब हम उद्दीपन विभेदीकरण के बारे में बात करेंगे। उद्दीपन विभेदीकरण की अगर जब हम बात करते हैं तो दो उद्दीपकों के समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे रस्सी से डरना बंद होना और सीटी द्वारा लार का बंद होना, ये उद्दीपक विभेदीकरण होता है। उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है? दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे रस्सी से डरना बंद करना, सीटी बजाने पर लार का नहीं टपकना, ये क्या है? उद्दीपक विभेदीकरण के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे देखते हैं कि समय और कारक के बारे में पाउलोन ने क्या कहा था। समय और कारक के बारे में पाउलोन के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंध करवाने के लिए सीनियर सेकेंडरी एस और सेकंड का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा अनुबंध नहीं हो सकता। समय कारक के अकॉर्डिंग पाउलोन के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंध करवाने के लिए समय और सेकंड का अंतराल होना जरूरी है, आवश्यक है, अन्यथा अनुबंध नहीं हो सकता। बुद्धि कारक क्या था? बुद्धि कारक के अकॉर्डिंग पाउलोन के अनुसार मंदबुद्धि बालिकाओं का अधिगम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। बुद्धि कारक का मतलब क्या होता है? पाउलोन के अनुसार कि मंदबुद्धि बालक बालिकाओं के अंदर अधिगम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उनके अंदर अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें सोच विकसित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उनके अंदर अधिगम कभी भी नहीं करवाया जा सकता। और नेक्स्ट होता है शैक्षणिक महत्व। शैक्षणिक महत्व की अगर जब हम बात करते हैं तो शैक्षणिक महत्व कहाँ कहाँ पर दिए पाउलोन ने? सबसे पहले अधिगम के अंदर दिया। अधिगम का यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। शैक्षणिक महत्व में अधिगम का सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सबसे ज्यादा बल देता है। छोटे बालकों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने व बुरी आदतों को छुड़ाने में इसकी बहुत ही सहायता मिलती है, सहायक होता है। छोटे बालकों को चित्रों के माध्यम से व अक्षर और भाषाएं ज्ञान सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से छोटे छोटे बालक होते हैं उनको हम चार्ट के थ्रू उनको गिनती, उनको कैसे कहना है और उनको डिफरेंट ABCD अलग अलग चीजें चित्रों के माध्यम से हम सिखाते हैं, उनको उसके व्यवहार के बारे में समझाते हैं, तो सबसे ज्यादा अधिगम शैक्षणिक सिद्धांत में बहुत अप्लाई होता है। जानवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी ये बहुत सहायता देता है। कुत्ते बिल्ली हैं या किसी भी तरीके का कोई भी जानवर है तो उसको हम समझाते हैं रोज, तो उससे भी काफी असर पड़ता है, वो उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लग जाता है। शराबी की शराब छुड़ाने में सहायता करता है। अधिगम का यह सिद्धांत बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने का भी समर्थन करता है। अधिगम का सिद्धांत बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने में भी समर्थन करता है। वर्तमान में शिक्षण के दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। वाटसन के सिद्धांत पे ही, व्यवहारवाद के सिद्धांत पे ही ये सारी चीजें आधारित होती हैं। अब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 में अमेरिका में इसका विस्तार किया था, इसका इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था। उद्दीपन संयोजक सिद्धांत 1998 में विचारवाद के थ्रू इसका जन्म हुआ था।
उद्दीपन का बंध सिद्धांत, ये भी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। सहसंबंध का सिद्धांत, ये भी अनुक्रिया का ही सिद्धांत है। अधिगम संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी अनुक्रिया का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी इसी का एक पार्ट है। अधिगम के आवर्ती, ये भी अनुक्रिया का सिद्धांत का ही एक पार्ट है। अधिगम का चयन करना, अधिगम का मूल सुधार सिद्धांत, अधिगम सुख दुख का सिद्धांत और एसआर थ्योरी सिद्धांत, ये सारे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के ही पार्ट होते हैं। अब हम उद्दीपन अनुक्रिया से क्या आशय होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कल हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल 14 तारीख है और इसमें इसी चीज का डिस्कशन किया जाएगा। 14/8 को इसी चीज का डिस्कशन किया जाएगा। किस चीज का? उद्दीपन अनुक्रिया से क्या आशय है, और जितने मैंने ये सिद्धांत समझाए आपको, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जितने बताए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर देखिए, क्योंकि मनोविज्ञान साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर शुरू से एंड तक एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर संयोजक रखता है, एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर कनेक्टेड होता है। जब आप पहले वाले लेक्चर नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये चीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, नजदीकों को अपने ग्रुप में इसको शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, हिंदुस्तान का एकमात्र संजय मैथ्स एकेडमी ऐसा चैनल है जो धीरे धीरे करके आपको दुनिया के सारे कंपटीशन एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएगा। पहले मैंने रीजनिंग, फिर मैंने मैथ्स, हिस्ट्री, फिर और अब धीरे धीरे मैंने मनोविज्ञान साइकोलॉजी के सब्जेक्ट लेके आया हूँ। नेक्स्ट आपका भौतिक विज्ञान का सब्जेक्ट लेके आऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।